पंथ चौक जहाँ पर वारनाथ लोक कला मंच के कलाकारों के द्वारा वंदना यहाँ पर प्रस्तुत की। जो लोग खड़े हैं, मेरा आपसे निवेदन है, कुर्सियां हैं उसमें बैठ जाएं ताकि आने जाने वाले लोगों को भी दिक्कत न हो। हमारे बीच में व्यापार संघ के सम्मानित अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित हैं। श्री सोनी जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री बालादत्त तिवारी जी, वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हमारे बीच में हैं। जनपद स्तर के समस्त अधिकारी हमारे बीच में हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी महोदय यहाँ पर हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा, विनम्र निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर से कि आज के इस पुनीत पावन बेला पर आपका भी संदेश हम लोगों को प्राप्त हो। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। और अब जाके बागेश्वर के जिला अधिकारी महोदय दो शब्द कहेंगे और जरूर सुने। युवा हैं और इनकी जो बातें हैं बड़ी विशेष रहती हैं। तो देखते हैं आज जिन्हें कुमाऊं रत्न तथा भारत रत्न कहा जाता है, गोविंद वल्लभ पंत जी के क्या कहते हैं। गोविंद वल्लभ पंत जी के 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में उपस्थित माननीय विधायक चंदन राम दास जी, माननीय जिला पंचायत अध्यक्षा, माननीय नगर पंचायत अध्यक्ष, हमारे सभी अतिथिगण, सभी हमारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, आप सभी को मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ। और आज गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पे आज हम उनको स्मरण करते हैं और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं गोविंद वल्लभ पंत जी का जो जन्म है एक छोटे से गांव, अल्मोड़ा के एक छोटे से गांव खूट में जो उनका जन्म हुआ, और उसके बाद एक छोटे से गांव से निकल के उन्होंने किस ऊंचाइयों को हासिल किया। आज उनको हम भारत रत्न, जो हमारा भारत देश का सबसे बड़ा अवार्ड है, वो उनसे सम्मानित उनको किया गया है। तो इन ऊंचाइयों को उन्होंने हासिल किया। तो ये हम सबके लिए, हमारे सभी के लिए सीख है कि चाहे हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे भी हो, चाहे हमारा जन्म किसी भी स्थान में हुआ हो, लेकिन अगर हमारे विजन हमारा बड़ा है, हमारे विचार बड़े हैं, तो हम ऊंचाइयों को जो भी हम लोग चाहते हैं उन ऊंचाइयों को हम लोग हासिल कर सकते हैं। उसके बाद में हम सब जानते हैं कि उनकी जो पढ़ाई है वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हुई और उसके वहां पे उन्होंने लॉ की डिग्री प्राप्त करी। देखिए, लॉ के शुरू से ही उनका ये रहा कि मुझे एक्सेलेंस अचीव करना है और हमेशा एक्सेलेंस के पीछे ही वो रहे। अगर उन्होंने ये सोच लिया कि मुझे लॉ की डिग्री करनी है तो बाहर एग्जामिनेशन में भी उन्होंने टॉप किया। तो जिस फील्ड में भी वो गए वहां पे उन्होंने अपना बेस्ट दिया और आज उन्हीं के वजह से आज हम उनके 134वीं जयंती हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनका जो योगदान रहा है एज अ स्वतंत्र संग्राम सेनानी हो, चाहे एज अ लॉयर हो, चाहे एज अ स्टेट्समैन हो, पॉलिटिशियन हो, सोशल वर्कर हो, इतने मतलब मल्टी डायमेंशनल उनका व्यक्तित्व रहा है और हर फील्ड में जहां पर भी हो गए उनका योगदान रहा है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ पे जयंती उनकी आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। लॉ में भी जैसा हम लोग सभी पढ़ते हैं कि उन्होंने काशीपुर में अपनी प्रैक्टिस शुरू करी, लेकिन प्रैक्टिस में भी हम देखते हैं कि इंटीग्रिटी, उनकी मोरलिटी किस प्रकार थी कि वो सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे, है ना। जैसा हमें पढ़ने को मिलता है, किताबों में पढ़ने को मिलता है कि सिर्फ सच्चे केस ही लेते थे, झूठे केस वो मना कर देते थे और उनकी पैरवी नहीं करते थे। तो इसी प्रकार से हमें भी हमारा जो भी कार्य है उसमें पूरे इंटीग्रिटी, पूरी कमिटमेंट के साथ हमें अपना कार्य करना है। और एज अ फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रीडम फाइटर भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जितने भी हमारे नेशनल मूवमेंट रहे, 3 बड़े नेशनल मूवमेंट जो हमारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रहा है, सॉल्ट सत्याग्रह रहा है और तीसरा क्विट इंडिया मूवमेंट रहा है, तीनों में उनका योगदान है। और मतलब इनफैक्ट 2 में तो वो जो हमारा सॉल्ट सत्याग्रह और क्विट इंडिया मूवमेंट है, इसमें तो वो जेल भी गए, उनको जेल भी जाना पड़ा। तो इसके लिए इसी से हमें यही सीख मिलती है कि कैसी जो भी हमारा विजन रहा है उनको अचीव करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, है ना। उनको सभी को पार करके हमें सक्सेस मिलती है और सारे चैलेंजेस को हमें ओवरकम करना होता है।
फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब जानते भी हैं साइमन कमीशन, अभी इनफैक्ट हम लोग पंत पार्क में थे तो उनके एक हाथ में जो किताब है उसमें लिखा है साइमन गो बैक। तो क्योंकि वो उनके जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जब साइमन कमीशन यहाँ पे आया तो उनके विरोध में उन्होंने आंदोलन किया और यहाँ तक लाठियां भी खाई उन्होंने, जिस वजह से उनको फिजिकली पूरे जिंदगी भर जो है उसका इम्पैक्ट उनके बॉडी पे रहा और वो अच्छे से चल नहीं पाते थे। लेकिन उनकी जो मानसिक जो स्ट्रेंथ है वो इतनी बड़ी थी कि उसके बाद भी वो लगातार बेहतरीन कार्य वो करते रहे। हम ये भी जानते हैं कि वो जो प्रीमियर भी है यूनाइटेड प्रोविंस है, उनके जो प्रथम इलेक्शन 1937 में हुए थे, जो यहाँ पे भी लिखा है संयुक्त प्रांत के वो प्रधानमंत्री भी रहे। और उसके बाद में वो जब हमारा देश आजाद हुआ और राज्य बनाए गए तो ये उत्तर प्रदेश, जो उत्तराखंड पहले उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, उसके भी वो प्रथम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद में उन्होंने कैबिनेट में भी एज अ होम मिनिस्टर कार्य किया और उसमें भी उनका बहुत ज्यादा योगदान है। अगर मैं रेवेन्यू, क्योंकि मैं रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन से आता हूँ, रेवेन्यू की बात करें तो जैसा अभी भंडारी जी भी बता रहे थे कि जो जमींदारी एबॉल्यूशन एक्ट है वो उन्हीं के एफर्ट्स की वजह से वो आ पाया। और अगर आप देखते हैं कि जो एक समिति बनाई गई थी जमींदारी एबॉल्यूशन की, उसके वो अध्यक्ष थे और उन्हीं की कमेटी ने फिर ये रेकमेंड किया और ये जो जमींदारी एबॉल्यूशन एक्ट जो बना ये पूरे बाकी स्टेट्स के लिए भी एक मॉडल का काम किया। बाकी जो हमारे स्टेट्स है, एमपी, उड़ीसा, जहां पे भी जमींदारी सिस्टम था वहां पे इसी एक्ट को पढ़ के उन्होंने अपने वहां पे कानून बनाए और जमींदारी को एबॉलिश किया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जमींदारी सिस्टम एक जो ब्रिटिश के द्वारा जो सिस्टम लाया गया था उसको हम देखें तो एक वो बहुत ही मजबूत, जो एक बोल सकते हैं उनको, उनका एक जमींदार का जो एसोसिएशन था या जो उनके लोग थे वो बहुत ही मजबूत थे। उनके खिलाफ जाके जमींदारी जो सिस्टम को अबॉलिश करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। इनफैक्ट इसमें इतने सारे लीगल इश्यूज भी थे। मैं अभी रिसेंटली पढ़ भी रहा था कि जमींदारी अबॉलिश करने के लिए उन्होंने जो हमारा शेड्यूल 9 है जिसके अंदर उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, उसके अंदर उसको इंक्लूड किया गया। साथ साथ में जो उनको कॉम्पनसेशन देना है तो उस समय जो 700 करोड़, लगभग 650 से 700 करोड़ का कॉम्पनसेशन जो है उनको दिया गया। तब जाके ये जमींदारी एबॉल्यूशन एक्ट जो है आज भी वो लागू है, आज भी हम लोग उसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। जो मेन हमारा एक्ट है वो जमींदारी एबॉल्यूशन एक्ट ही है। इसके अलावा जब वो केंद्र में रहे, केंद्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा है। फॉर एग्जांपल उनके समय में हिंदू कोड बिल आया और ये जरूरी था कि महिलाओं को इक्वल राइट्स दिए जाए, तो इसके लिए वो शुरू से ही कार्य करते थे। फॉर एग्जांपल जो स्कूल्स हैं उनमें महिलाओं को पढ़ाने को प्रोत्साहन देना, इसके लिए वो लगातार कार्य करते रहे। और ये हिंदू कोड बिल में भी हम देखते हैं कि जो वुमन है उसको डाइवोर्स करने का अधिकार प्राप्त है और एंसेस्ट्रल जो हमारी प्रॉपर्टीज होती है उसको इनहेरिट करने का अधिकार उनको प्राप्त है। तो ये हिंदू कोड बिल के माध्यम से ही संभव हो पाया। तो उसके लिए भी हम आज उनको सभी लोग याद करते हैं। और साथ साथ में जब एज अ होम मिनिस्टर वो रहे तो ये जितने भी हमारे स्टेट्स है उसकी एक डिमांड हुई कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे उनको बनाया जाए। तो एक कमेटी बनाई गई और उसमें भी ये निर्णय लिया गया कि सिर्फ लिंग्विस्टिक के आधार पर नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और लिंग्विस्टिक दोनों को आधार बनाते हुए हमारे स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा जो पहले एक आंदोलन आप सभी जानते हैं कि तेलंगाना में जो आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसमें 50-60 दिन के भूख हड़ताल के बाद में वो डेथ हो गई थी। उसके बाद में एक बहुत बड़ा जो है एक लॉ एंड ऑर्डर जैसी सिचुएशन हो गई थी। उसको ध्यान में रखते हुए कमेटी हमारी बनाई गई थी और उसके बाद में ये स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। तो इन्हीं सभी कंट्रीब्यूशन के वजह से उनको जाना जाता है। तो ये सभी भी ये सब हमारे लिए सीख है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो है हम आगे जाए, हमारा
कद बढ़े, तो हमें अपने बारे में ना सोच के हमें समाज के लिए सोचना चाहिए और समाज को आगे अपना योगदान देना है। समाज में जो हम कर सकते हैं बिना किसी सेल्फिश मोटिव के, हमें जब हम वो करेंगे तो आप देखेंगे नेचुरली जो है हमारी पावर बढ़ती रहती है। इसी के साथ आज पुनः गोविंद वल्लभ पंत जी की जयंती पे आप सभी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। थैंक यू। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का, जिन्होंने भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के व्यक्तित्व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। वास्तव में गोविंद वल्लभ पंत जी ने जन्म लेने से ही भारत के रत्नों की माला में स्थान बना लिया था। उनका एक एक काम उन्हें भारत रत्न साबित कर रहा था। इसीलिए भारत सरकार ने अपना कर्तव्य समझते हुए सन 1957 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित किया। मैं वक्ताओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर श्री सुरेश खेतवाल जी से कि आप भी इस अवसर पर अपना शुभकामना संदेश देने की कृपा करेंगे। आदरणीय श्री सुरेश खेतवाल जी, माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर। बागनाथ लोक कला मंच के कलाकारों की एक प्रस्तुति और यहाँ पर होनी है। धन्यवाद गुरुजी। भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी के जयंती के शुभ अवसर पर कार्यक्रम में उपस्थित माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष महोदया श्रीमती बसंती देव जी, बागेश्वर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री चंदन राम दास जी, कार्यक्रम में उपस्थित बागेश्वर ब्लॉक की ब्लॉक प्रमुख श्रीमती पुष्पा देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिले के जिलाधिकारी श्री विनीत कुमार जी, कार्यक्रम में उपस्थित सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, हमारे एसडीएम साहब उपस्थित हैं यहाँ पर, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, सीनियर सिटीजन के हमारे अध्यक्ष श्री रंजीत सिंह बोरा जी, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह भंडारी जी, यहाँ पर उपस्थित हैं पुलिस उपाध्यक्ष श्री पंत जी, हमारे सीनियर सिटीजन के श्री बालादत्त तिवारी जी, बागेश्वर के प्रमुख उद्योगपति श्री दिलीप सिंह खेतवाल जी, बागेश्वर के पूर्व प्रमुख श्री इंद्र सिंह परिहार जी, बागेश्वर के युवा व्यवसायी बड़े भाई श्री नरेंद्र सिंह खेतवाल जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री विनोद भट्ट जी, वरिष्ठ हमारे श्री आगरी जी उपस्थित हैं यहाँ पर, हमारे फल व्यवसाय के अध्यक्ष किशनलाल जी, हमारे व्यापार संघ के अध्यक्ष श्री सोनी जी, श्री पर्वती जी उपस्थित हैं यहाँ पर, सभी विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, सोशल मीडिया के हमारे महिपाल भाई उपस्थित, पुलिस प्रशासन के सभी जवान एवं स्थानीय व्यापारी और उपस्थित बागेश्वर की सभी जनता का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत जी के जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी जनपद वासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने, श्री भंडारी जी ने गोविंद वल्लभ पंत जी के जीवन पर यहाँ पर विस्तृत रूप से उनकी जीवनी रखी। वाकई में हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि हमारे पहाड़ से, हमारे पर्वतीय जिला अल्मोड़ा के एक छोटे से ग्राम खूंट में पैदा हुए हमारे गोविंद वल्लभ पंत जी, जो कि भारत के सर्वोच्च अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित हैं। वो हमारे
उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में भी रहे और उन्होंने हमारे पहाड़ के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने हमारी मातृभाषा हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो मान्यता दी, उनमें उनका विशेष योगदान है। और हमारे जो पहाड़ी इलाकों में जो बसते थे उन्हें तराई भाबर में बसाने का काम भी उन्हीं के द्वारा किया गया था। ऐसे महान महापुरुष जिनके पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। हम आज देखते हैं हमारे युवा साथी जो काफी भटक रहा है, नशे की प्रवृत्ति की तरफ बढ़ रहा है। खासतौर पर हमारा पहाड़ का युवा जो कि ऐसे ऐसे नशा यहां पर हो रहा है कि कहा नहीं जा सकता है। इस सब को रोकने के लिए हम सभी अभिभावकों ने विशेष रूप से अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वही हमारे भविष्य हैं और उन्हें देखने, उन्हें सही रास्ता बताने का कर्तव्य हमारा है। बिल्कुल सही। मैं आप लोगों का अधिक समय नहीं लूंगा और इस मंच के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि बागेश्वर नगर पालिका लगातार नगर के विकास के लिए कार्य कर रही है। नगर में अनेक कार्य नगर पालिका द्वारा किए गए हैं। मैं अपने स्थानीय व्यापारी बंधुओं से भी कहूंगा और अपने स्थानीय जनता से भी कहूंगा कि यह नगर हमारा है, इसको साफ स्वच्छ रखने में हम सबका कर्तव्य है। और जो आपके दुकानों का कूड़ा है उसको निश्चित स्थान पर ही डालें या हमारी जो कूड़ा गाड़ी आती है उसी पर भी डालें और अपने दुकानों का सामान बाजार में अधिक न फैलाते हुए, जैसा आज देख रहा हूं आज चौक बाजार पूरा खुला खुला लग रहा है। अन्य दिन हम यहाँ पर आते हैं तो दुकानें आपकी बहुत बाहर रहती हैं पूरे बाजार, क्योंकि मुख्य बाजार हमारी गलियों में ही है और गलियों में ही आप लोगों के द्वारा जो अपना सामान बाहर रखा जाता है उसके द्वारा जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग आते हैं उन्हें बहुत कठिनाई होती है, आने जाने वालों को कठिनाई होती है। तो मैं सभी लोगों से यही विनती करूंगा कि इस नगर को साफ स्वच्छ रखने में अपना योगदान दें और अपना दुकान का सामान बाहर न लगाएं। और अभी इस गली की भी स्थिति काफी खराब हो गई है। मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर जो टाइल लगी हुई है ये काफी बैठ गई है, पानी भी रुक रहा है। और अभी हमने एक जो हमारी बागनाथ मंदिर को जाने वाला पंडारी रोड से आने वाला रास्ता था उसका भी हमने टाइलीकरण किया है, जिसका हमारे माननीय विधायक जी ने अभी लोकार्पण भी किया हुआ है। और मैं धन्यवाद दूंगा अपने जिलाधिकारी महोदय को, अपने विधायक जी को कि इनके द्वारा नगर पालिका को हमेशा सहयोग प्रदान किया जाता है। जो भी समस्या हम अपने जिलाधिकारी के सम्मुख रखते हैं उस पर वो बहुत गंभीर से विचार करते हैं और उसके समस्या के समाधान के लिए हम लोगों को सहयोग करते हैं। और अपने विधायक जी जिन्होंने अभी लोकार्पण के दौरान भी जो हमारी नगर में जो पार्किंग बन रही है, बागेश्वर की एकमात्र पार्किंग है, क्योंकि यहाँ पर वाहन पार्किंग के लिए कहीं पर भी स्थान नहीं है। अभी एक बहुमंजिला हमारी पार्किंग जो गरुड़ रोड नियर बस स्टेशन बन रही है उसका काम भी अभी चल रहा है और उसमें हमें वो मुख्यमंत्री घोषणा में बन रहा है, उसमें हमें मात्र 50 लाख रुपए मिले थे, जो कि बहुत पहले करीब 2009 में मिला था जब भुवन चंद खंडूरी जी हमारे मुख्यमंत्री थे। तो वो पैसा वैसे ही ब्लॉक पड़ा था और उसे हमने उसका जो पार्किंग की समस्या थी उसका समाधान करते हुए उसे गरुड़ रोड पर बनाने का प्रयास किया और उसका कार्य चल रहा है। अब जो कि कार्य हमारा काफी हो चुका है और जो हमारे पास प्राप्त धनराशि थी वो समाप्त हो चुकी है। तो मैंने विधायक जी से ये समस्या रखी तो उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि इस बार हम आपको उसमें जो शेष धनराशि है उसे अवमुक्त कराएंगे। तो मैं पुनः सभी स्थानीय लोगों को, अपने सभी अधिकारी लोगों को, अपने जनप्रतिनिधि लोगों को भारत रत्न श्री गोविंद बल्लभ पंत की जयंती की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।
बहुत सुंदर जो इनका भाषण, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बागेश्वर अपने का, भाषण और में मंच में समेटे आमंत्रित कर रहा हूँ नशे के लिए जो बागनाथ सबसे लोक कला विशेष मंच बात के कही, कलाकारों को कि वो वो अतिशीघ्र सबसे अपनी यहाँ अच्छी पर बात है, उपस्थित हैं। क्योंकि नशा होगा तो और युवा यहाँ पर हमारा जितने भी लोग बर्बाद खड़े होगा। हैं उनसे निवेदन है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तो अब जो है रंगारंग कार्यक्रम का आनंद रंगारंग प्रस्तुति बागनाथ लोक कला मंच के कलाकारों ने यहाँ पर दी। जोरदार तालियों से इन कलाकारों का उत्साहवर्धन करने की कृपा करेंगे। मैं हमारे बीच में ब्लॉक प्रमुख बागेश्वर यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका भी स्वागत अभिनंदन। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर श्रीमती बसंती देव जी को कि उनका संबोधन हमें प्राप्त हो, वो अपने शब्दों के द्वारा भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत बागेश्वर। धन्यवाद जोशी जी। भारत रत्न गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के शुभ अवसर पर जो आज का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें मुख्य अतिथि
बागेश्वर विधानसभा के यशस्वी लोकप्रिय माननीय विधायक आदरणीय श्री चंदन नामदास जी, जो बागेश्वर नगर सही नगर पालिका में जो हमेशा प्रयासरत रहते हैं कि अपने नगर को आगे बढ़ाएं, ऐसे आदरणीय सुरेश खेतवाल जी, ब्लॉक प्रमुख बहन श्रीमती पुष्पा आर्या जी, जिलाधिकारी आदरणीय श्री विनीत कुमार जी, मुख्य विकास अधिकारी आदरणीय श्री पंत जी, जिला विकास अधिकारी आदरणीय तिवारी जी और बार सेशन के पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे जो हमेशा समाज सेवा के काम में जो समाज को हमेशा मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे आदरणीय श्री गोविंद सिंह भंडारी जी, सीनियर सिटीजन के अध्यक्ष आदरणीय श्री बोरा जी, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदरणीय श्री विनोद भट्ट जी, जो व्यवसायी होटल व्यवसायी के रूप से जाने जाते हैं, ऐसे खेतवाल स्टेट होटल एसोसिएशन के सम्मानित अध्यक्ष और ऑनर आदरणीय श्री खेतवाल जी, पूर्व प्रमुख आदरणीय श्री परिहार जी, बागनाथ प्रेस के ऑनर आदरणीय श्री दलीप सिंह खेतवाल जी और समस्त सीनियर सिटीजन अधिकारीगण, कर्मचारीगण, यहाँ पर उपस्थित पुलिस के जवान और सभी को मैं गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती की शुभ अवसर पर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के एक छोटे से खुर्द ग्राम में हुआ था और उन्होंने यहीं से आगे बढ़कर भारत रत्न की उपाधि मिली, जो सबसे बड़ा उपाधि होती है। और उन्होंने उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, केंद्र में गृह मंत्री रहे और वकालत के क्षेत्र में भी अपना बहुत ही अच्छा काम किया। उन्होंने नैनीताल हाई कोर्ट से काशीपुर, इन जगहों में लॉ की प्रैक्टिस की और ऐसे भी पूर्व वक्ताओं ने बताया गया कि वह झूठे केस नहीं लेते थे, क्योंकि वह सच्चाई के मार्ग पर चलते थे। ऐसे मैं कहना चाहूंगी कि सोच छोटे इलाके की, दूरस्थ क्षेत्र की नहीं है। अगर सोच बड़ी है तो मंजिल पाना बहुत आसान है। हम सब लोगों को उनसे सीख लेना चाहिए कि कोई भी दूरस्थ इलाका हो या कठिन परिस्थितियों में भी पलकर जो व्यक्ति की सोच है तो वो उससे ही आगे बढ़ेगा। तो मैं सभी को यही कहना चाहूंगी कि उन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में जहां भी गए उन्होंने बहुत श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। वह हम सबके मार्गदर्शक के रूप में भी हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर कार्य करते हैं। मैं आप सभी के सम्मुख अभी आदरणीय श्री भंडारी जी ने कहा कि गतिरोध खत्म कीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, प्रयास मेरा यही है। मैं आप सब लोगों को अभी मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बहुत जल्दी समाधान होगा। कोई भी समस्या का समाधान समाधान के लिए थोड़ा वक्त लगता है। बहुत जल्दी आपको इसका रिजल्ट सामने दिखेगा और मैं छोटे से गतिरोध के कारण जिले का विकास नहीं रुकेगा। विकास अपने समय पर विकास होगा। मैं आप सब लोगों को यही विश्वास दिलाना चाहती हूँ। और मैं अपने जिला पंचायत के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में
कोविड की गाइडलाइन को देखते हुए छिड़काव और मास्क का प्रयोग और जो कोविड काल की तीसरी लहर है उसके बारे में भी हम सबको, अधिकारियों को और जनप्रतिनिधियों को, हम सबको सामने से बैठाकर काम करना है और कोविड की तीसरी लहर के लिए तैयार रहना है, उसका डटकर मुकाबला करना है। भय घबराहट से नहीं रहना है और सब स्वच्छ वातावरण बना के बीमारी को हराना है। मैं आप सभी को गोविंद बल्लभ पंत जी की जयंती के शुभ अवसर पर सभी जनपद वासियों को, यहाँ पर उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रमुखगण और नगर पालिका के अध्यक्ष और सभी को मैं बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ और बागनाथ के मंच के कलाकारों को भी मैं बधाई देती हूँ, उनके भविष्य, उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी का। मैं एक घटना आपको अवगत कराना चाहूंगा उनके जीवन से जुड़ी हुई। 1928 की साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में जबरदस्त आंदोलन हुआ। उस आंदोलन में निहत्ती जनता को घुड़सवारों द्वारा रौंदा गया, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज किया गया। लाला लाजपत राय ने उस आंदोलन को ब्रिटिश कफन में, ताबूत में अंतिम कील कहा था। उस समय जब लाठीचार्ज करते हुए पुलिस जवाहरलाल नेहरू जी के पास पहुंची, उस समय 6 फुट के लंबे चौड़े गोविंद बल्लभ पंत जी ने पूरी तरीके से जवाहरलाल नेहरू जी को ढक लिया और लाठियों का प्रहार स्वयं सहा। यदि उस समय गोविंद बल्लभ पंत जी उस स्थान पर नहीं होते तो शायद भारत का इतिहास ही कुछ दूसरा होता। डीएम साहब ने भी बताया कि उन्होंने जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया, मालगुजारी बंद हुई, हिंदी को राजभाषा देने का प्रमुख कार्य उनके द्वारा किया गया उत्तर प्रदेश में। जब वो गृह मंत्री रहे तो वो 18 से 20 घंटे तक काम करते थे। जब सरदार पटेल जी की मृत्यु हो गई थी तो नेहरू जी ने उनको केंद्र में बुला लिया और वो गृह मंत्री के रूप में उन्होंने उल्लेखनीय कार्य किया। मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय विधायक विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर परम आदरणीय श्री चंदन रामदास जी की गरिमामयी उपस्थिति हमें इस कार्यक्रम में मिल रही है। मैं अनुरोध करूंगा कि आप अपने उद्बोधन के द्वारा अपना उद्बोधन यहाँ पर प्रदान करेंगे। माननीय विधायक और अब आए बागेश्वर के लोकप्रिय विधायक। धन्यवाद जोशी जी। ऐतिहासिक पंत चौक पर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के 134वीं जन्म दिवस समारोह में मंचासीन हमारे नगर पालिका के सम्मानित अध्यक्ष श्री सुरेश खेतवाल जी, जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष बसंती देव जी, हमारे युवा लोकप्रिय जिलाधिकारी विनीत जी, जनपद स्तर के सभी अधिकारी, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पूर्व भंडारी जी, वर्तमान में हमारे भट्ट जी बैठे हैं, सीनियर सिटीजन के सभी बोरा जी सहित उनके सब साथी और जितने लोग मेरी यहाँ आवाज सुन रहे हैं, सभी लोगों को इस अवसर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पंत जी के जीवन के बारे में भंडारी जी ने और जिलाधिकारी जी ने पूरा विवरण दे दिया है, कोई चीज उसमें बची नहीं है। सिर्फ इतना कहूंगा कि छोटे से गांव से निकलकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके राजनीतिक जीवन में आकर संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में, केंद्र में गृह मंत्री के रूप में उनका जो जीवन है, उनके जो कार्यक्रम हैं वो अनुकरणीय हैं और हम पहाड़ के लोगों के लिए, देश और दुनिया के लिए
वो एक प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं समझता हूं कि हमको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और उनके आदर्श पर चलने का आज के दिन हमको संकल्प लेना चाहिए। बहुत से विषय यहां पर आए हैं। मैं समझता हूं कि विकास भी सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस बार विधानसभा में एक दिन पूरा सतत विकास पर चर्चा हुई और मैं आपको बताऊं 14 घंटा चर्चा में हमारे लोगों ने नीति आयोग के जो तहत उस पर चर्चा की गई और बागेश्वर क्षेत्र में भी एक प्रतिनिधि होने के नाते हमने कोई भी विकास कार्यों में कोताही नहीं बरती है। मेरी 215 मेरे विधानसभा में ग्राम सभाएं हैं। एक एराड़ी एक मट्योली छूटा है। 213 ग्राम सभाओं में मैंने रोड पहुंचाने का काम किया है। 213 गांव सभाओं में, और ये गांव में भी रोड स्वीकृत हुई है। वन अधिनियम के मामले चल रहे हैं। हर घर जल हर घर नल। पूरे प्रदेश में बागेश्वर जिला और देहरादून जिले में जो काम हुआ है, बागेश्वर जिले में 95% हर घर जल हर घर नल में हमने काम किया है। इस समय स्वास्थ्य के क्षेत्र में 2 ऑक्सीजन प्लांट बने हैं। बच्चों का अलग से आईसीयू बना दिया है। इस बार हमने चाइल्ड वार्ड अलग बना दिए हैं। आज की तारीख में मेरे पास जिला अस्पताल में डॉक्टरों को बैठने की जगह नहीं है। 2 चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, सर्जन हैं, हड्डी के डॉक्टर हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं। बैठने का स्थान नहीं है। इतने डॉक्टरों की व्यवस्था इस बार सरकार ने की है। और माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था, ये अष्टमी के कारण नहीं हो पाया। बागेश्वर को इस बार जो हमारा महाविद्यालय है, महाविद्यालय को हमने यहाँ इस बार कैंपस का दर्जा दिया हुआ है। और आज तक यहाँ 3 फैकल्टी चलती थी, साइंस फैकल्टी, आर्ट फैकल्टी और कॉमर्स फैकल्टी। और जैसे इसका शुभारंभ होगा, बागेश्वर में बीएड फैकल्टी और लॉ फैकल्टी का भी हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक घटना हुई है। एक डिग्री कॉलेज के लिए बोरा जी को पूछे कि कितने पापड़ बेले थे। आज 5 डिग्री कॉलेज हैं और छठा भी काफली गैर में खोलने जा रहा हूं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहां हमने अतिथि शिक्षक की व्यवस्था नहीं की हो। आज अखबार में पढ़ रहा था कि उत्तराखंड में अब डॉक्टरों की वैकेंसी तो आ रही है, मगर हमारे पास जगह नहीं है। 416 डॉक्टर प्रतीक्षा सूची में बैठे हैं। और एक समय ऐसा था कि जब डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते थे। इसलिए विकास बहुत हुआ है। 2 काम मेरे जरूर छूटे हुए थे। एक तो बागेश्वर में सीवर लाइन का, एक अपना खेल स्टेडियम का। मैं बधाई देता हूं आपको, खेल स्टेडियम के लिए भूमि का चयन हो गया। भारत सरकार से सैद्धांतिक स्वीकृति मिल गई और 39 लाख रुपए एनपीवी जमा का आदेश आ रहा है। और नवंबर तक मैं बागेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री से अपने खेल स्टेडियम का भी मैं शुभारंभ कराऊंगा। और जो यहाँ सीवर लाइन का मामला है, उसमें एक आपत्ति लगी थी कि बागेश्वर क्षेत्र में, नगर क्षेत्र में हमको 135 एमएलडी पानी की जरूरत है। और आज की तारीख में हमारे पास 85 एमएलडी पानी था। अब हमने 135 एमएलडी पानी की व्यवस्था कर दी है। मैं 150 करोड़ रुपया पेयजल योजनाओं के लिए लाया हूं, जिसमें 29 करोड़ रुपए की खरई पेयजल योजना बन रही, 17 करोड़ रुपए की जेठाई पेयजल योजना बन रही, 14 करोड़ रुपए की मंडल सेरा पेयजल योजना बन रही, 6.5 करोड़ की अपने यहाँ महीनरगोंगा पेयजल योजना बन रही, 10 करोड़ की गरुड़ बृहद पेयजल योजना बन रही और 42 करोड़ की तो जखेड़ा पेयजल पार्ट 2 बना रहे हैं हम कठरपाड़ा में। तो 150 करोड़ रुपया पेयजल के लिए आया है और कम से कम करोड़ों रुपया हर घर जल हर घर नल योजना में
हम प्रत्येक व्यक्ति को कनेक्शन देने का काम मात्र 1 रुपए में कर रहे हैं। और जैसे ही कि 135 MLD वाला ये हमारा एक पूरा हो जाता है काम, एक योजना पूरी हो गई, एक योजना 80% हो गई, तो ये जो स्वीकृति हमको मिल जाएगी। मुझे लगता है कि अक्टूबर-नवंबर के बीच में मैं इसका भी प्रारंभ कराऊंगा। मैं आपको यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ। बहुत साल पहले हम कह रहे थे बागनाथ मंदिर में हम ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। कई मुख्यमंत्री की घोषणाएं थी, सबको याद होगा। मगर त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब आए यहाँ, मैंने 50 लाख रुपए मांगा, वो 1,30,76,000 रुपए दे गए। और अभी भी प्रस्ताव आया है कि 26 लाख रुपया कम पड़ रहा है। 8 साल पुराना, 800 साल पुराना काल भैरव का मंदिर का ऐतिहासिक काम हो रहा है। कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं होता था। पुल का काम हो रहा है, यहाँ पर घाटों का निर्माण हो रहा। अभी इस नगर के सौंदर्यकरण के लिए और चौमुखी विकास के लिए 19.5 करोड़ रुपए की हमने योजना भेजी है। इसका प्रथम चरण का पैसा 5.5 करोड़ रुपया मैं जल्दी अवमुक्त कराने जा रहा हूं। अभी जो ये बॉडी वाली इधर से अंत्येष्टि के लिए जा रहे थे, हम चाह रहे हैं कि ये गोमती के किनारे किनारे इसको शिफ्ट करें ताकि बाजार का भी ठीक रहे, यहाँ जो भीड़ भाड़ हो वो भी हो, ठीक हो, और जो अंत्येष्टि वालों को जो दिक्कत हो रही है उसका भी समाधान हो। मैं तो गरुड़ में वन निगम का डिपो खोलने जा रहा हूँ ताकि वहां के लोग जो अक्षम लोग हैं, जो गाड़ियों से यहाँ नहीं ला सकते हैं, वो अपना वहीं करें। सब जगह ऐसी सुविधा हो। काम निरंतर हो रहा है। बहुत से लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, अच्छा नहीं लगता है। ये कहना चाहिए ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, होना ये भी चाहिए, अच्छा लगता है। वास्तव में ये भी हुआ है, ये भी हुआ है, ये नहीं हुआ है, विधायक जी ये भी करो, सरकार ये भी करे। लोग कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं। मैं परसों जिलाधिकारी से मजाक में कह रहा था, लोग कहते हैं बागेश्वर में कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा एक ही उदाहरण दे रहा हूं आपको। एक पर्वत पर मां चंडिका बैठी है, एक पर्वत पर मां भगवान नीलेश्वर बैठे हैं, तो एक पर्वत पर हमारे जिलाधिकारी बैठे हैं और दूसरे पर्वत पर वहां हमारे जिला जज बैठे हैं। तो 2 साक्षात भगवान तो फिर नए आ गए। अभी ये विकास नहीं तो क्या है। मगर बागेश्वर की जो स्थिति है, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां, जो 2013 में जो देवी आपदा में जो नगरीय क्षेत्र में नदी के किनारे हमारे जो निर्माण कार्य प्रभावित हुए, उससे बागेश्वर में बहुत से काम करने के लिए होना चाहिए था और नहीं हो पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने बात की है, जो 30 मीटर में हम कोई निर्माण नहीं कर पा रहे हैं, मेरी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट जाके इसमें कोई रिलैक्सेशन हो जाए। बहुत से लोगों को इसमें दिक्कतें आ रही। मेरा प्रयास है कि इन छोटी छोटी समस्याओं के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैंने 11 बजे गरुड़ में एक नया डिग्री कॉलेज खुल रहा है, वहाँ कुलपति वगैरह आ रहे हैं, उसमें जाना है। मैं आज के इस सुंदर कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और अपने जितने भी लोग यहाँ आए हैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और सबको आज के दिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ आज का लाइव यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ माननीय विधायक महोदय का, जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण समय इस कार्यक्रम के लिए सुरक्षित रखा, अपनी गरिमा में उपस्थिति दी। आपका हृदय से हार्दिक धन्यवाद। हमारे बीच में व्यक्ति मित्र किशन सिंह मरड़ा जी यहाँ पर उपस्थित है। हमारे बीच में बागनाथ मंदिर समिति के श्री नंदन रावल जी यहाँ पर हैं। आपका भी स्वागत, अभिनंदन। श्री कांति जी यहाँ पर हैं। मैं कार्यक्रम को ज्यादा लंबा न करते हुए अन्य जयंती समारोह समिति के वरिष्ठ सदस्य आपसे निवेदन है